हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक आरसी नेटवर्क है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का वोल्टेज V है। हमसे बोला गया है कि एट t इक्वल टू ज़ीरो पर स्विच को ऑन किया जाता है। तो हमें बताना है कि जो कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेरेड का, ये कितनी देर में 10% चार्ज हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, पहले आप इसको अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो ऐसे देखने में लग रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करें, है ना, कैसे इसको सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे केवल इसकी चार्जिंग के बारे में पूछा है कि ये कितनी देर में चार्ज होगा, है ना, 10%। और चार्ज की वैल्यू नहीं पूछी है कि कितना चार्ज होगा, है ना। चार्ज की वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो नहीं पूछी है। केवल चार्जिंग टाइम पूछा है कि कितनी देर में 10% चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि इसका वोल्टेज की इक्वेशन कैसे बनेगी, करंट की इक्वेशन कैसे बनेगी और चार्ज की इक्वेशन कैसे बनेगी। लेकिन पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि 10% कितनी देर में चार्ज होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसा, है ना, कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दे आरसी नेटवर्क में, तो आप पहले उसका इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लो। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, उससे आप उसका चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। अब टाइम कांस्टेंट होता क्या है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब किसी कैपेसिटर को, है ना, जब कभी किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कराते हैं, है ना, तो उसको डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कराते हैं, उसको किसी रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कराते हैं। तो अगर मैं आपसे एक सिंपलेस्ट आरसी नेटवर्क की बात करूं, है ना, तो एक आर ले लूं और एक सी ले लूं, उसको मैं बैटरी से कनेक्ट करा दूं, है ना, और मैं बोलूं कि इसके चार्जिंग के लिए या इसके अक्रॉस चार्ज जो है कैपेसिटर की, उसकी इक्वेशन लिखो, है ना। ये आर और ये सी है, इस कैपेसिटर के चार्ज की इक्वेशन लिखो कि कितनी देर में कैसे चार्ज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वो वैल्यू आती है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस टी बाई आर सी। अब फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू आई है, ये इसको डिराइव करके आई है ना, इस नेटवर्क को डिराइव करके आई है। तो इसको आप याद कर लो तो अच्छा है। यहाँ पर अगर बात करें, है ना, इस छोटे से नेटवर्क की बात करें अगर, या सिंपलेस्ट नेटवर्क की बात करें, तो यहाँ पर तो क्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो सी वी के बराबर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, वी वोल्टेज की बैटरी से या आरसी नेटवर्क कनेक्टेड है, तो क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर हो जाती है? सी इंटू वी के बराबर हो जाती है। यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो, है ना, मैक्सिमम का चार्ज है वो कितना होगा, यहाँ पर भी बता सकते हैं। उसके लिए हमें ये जो वोल्टेज है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम बता पाएंगे इजीली कि इसके लिए क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, जो कैपेसिटर के चार्जिंग की इक्वेशन होती है ना, वो होती है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। अब यहाँ पर इसको R और C लिखने के बजाय आप चाहो तो R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट लिख सकते हो। और इस RC को ही हम क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। एक टाइम कांस्टेंट में, है ना, वन टाइम कांस्टेंट में जो कैपेसिटर है वो
67% अप्रॉक्सीमेटली चार्ज हो जाता है, लेकिन ये डेटा किसी काम का नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सिचुएशन क्या है। यहाँ पर हमें बताना है कि 10% जो कैपेसिटर है वो कितनी देर में चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू तो 10 माइक्रोफैरेड ही है, क्योंकि एक ही कैपेसिटर है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फ्रेंड्स तरीका ये है कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो। अगर करंट सोर्स होता तो ओपन सर्किट कर देते। हम रिपीटिंग, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट कर दो। तो इसको शॉर्ट कर दो और कैपेसिटर के अक्रॉस 2 टर्मिनल मान लो, और उन टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। वही होता है आर इक्विवेलेंट ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को हम हटाएंगे। कैपेसिटर हमने हटा दिया, 2 टर्मिनल मान लिए ए और बी, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया। अब हम ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, ए को यहाँ लिखा, बी को यहाँ लिखा। ए और बी के बीच है ना, ए और बी के बीच ये जो 4 किलो ओम लगा हुआ है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। ऐसे नहीं दिख रहा तो ऐसे देखो कि ए से आगे जाने पर एक 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस आता है, ए से आगे जाने पर एक 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस आता है। तो ए से आगे जाने पर 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस आया। फिर थोड़ा और आगे गए तो 2 ब्रांचेज आई, तो 2 ब्रांचेज आई, तो 2 ब्रांचेज बना दी। उसके बाद 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस आया एक ब्रांच में, एक ब्रांच में 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस आया। तो दोनों ब्रांचेज में 4 किलो ओम बना दिया। फिर ये ब्रांच जाके कहाँ पहुँच गई, ऐड हो गई बी में, और ये ब्रांच कहाँ जाके ऐड हो गई, बी में। तो दोनों ब्रांचेस को बी में ऐड कर दिया। तो इस सर्किट को हमने इस तरह से रिजॉल्व कर लिया। तो 2 किलो ओम इन सीरीज विद 4 किलो ओम। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 4 पैरेलल 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 4। तो आर ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 किलो ओम। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, है ना, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट फ्रेंड्स 10 माइक्रोफैरेड है, क्योंकि एक ही कैपेसिटर है। अगर 2 कैपेसिटर लगे होते तो हम सी इक्विवेलेंट भी निकालते, फिर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते। यहाँ पर हमारे पास फिलहाल एक ही कैपेसिटर है, तो हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे आर ए बी इंटू सी ए बी। ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है और कैपेसिटेंस कितना है। कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 × 10⁻⁶, और रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम, तो 4 × 10⁻3। दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो अपने पास वैल्यू आई 4 × 10⁻² सेकेंड, 4 × 10⁻² सेकेंड। तो अपने पास अब टाउ की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको टाउ के फॉर्म में लिख देंगे, है ना, आर सी के जगह पर टाउ लिखते हैं तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कैलकुलेशन में। हमें 10% चार्ज कराना है, तो हम Q की जगह पर Q0/10 रख देंगे, है ना। 10% चार्ज कराना है तो Q0/10 कर देंगे, तो Q0/10 कर दिया इक्वल टू Q0 और ब्रैकेट में 1 - e⁻t/टाउ। Q0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1/10। 1/10 इज इक्वल टू 1 - e⁻t/टाउ। e⁻t/टाउ को मैंने यहाँ पे रखा, लेफ्ट में ले आया मैं, और 1/10 को राइट में लेके गया। तो e - t/टाउ इक्वल टू 1 - 1/10 इक्वल टू 9/10। अब दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग ले लिया। नेचुरल लॉग लेंगे तभी ये एक्सपोनेंशियल जाएगा, इसीलिए नेचुरल लॉग ले रहे हैं। तो नेचुरल लॉग ले लिया, तो ये क्या बचा, e⁻t/टाउ इक्वल टू इधर नेचुरल लॉग ऑफ 9/10। अब माइनस को हटाया तो 9/10 का 10/9 हो गया। t/टाउ इज इक्वल टू ln 10/9। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। t/टाउ इज इक्वल टू
ln 10/9 को हम लिख सकते हैं ln 10 माइनस ln 9, और t/τ इक्वल टू नेचुरल लॉग हटाएंगे तो 2.3303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा log 10, है ना, log 10 बेस 10 माइनस log 9 बेस 10, 2.303 1 माइनस log 10 बेस 10 क्या हो गया 1 माइनस ये 9 को हमने क्या कर दिया 3 स्क्वायर में बदला, तो स्क्वायर बाहर आ गया और अंदर क्या बचा log 3 बेस 10, 1 माइनस 2 log 3 बेस 10। log 3 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 0.4701, तो हम फिलहाल 0.1 को नेगलेक्ट कर देंगे, हम लिखेंगे 0.47, तो 1 माइनस 2 इंटू 0.47, इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, और 1 से सब्ट्रैक्ट कराओगे तो वैल्यू आएगी 0.06, 2.303 इंटू 0.06 किसकी वैल्यू है t/τ की। अब टाउ की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 इंटू 0.06, और टाउ की वैल्यू 4 इंटू 10⁻²। अब ये तीनों चीज़ें आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू आएगी 0.552 इंटू 10⁻²। यहाँ पॉइंट को थोड़ा पीछे बढ़ाओ तो 10⁻³ कर लो, तो t की वैल्यू आई 5.52 मिली सेकेंड। इतनी देर में कैपेसिटर, है ना, चार्ज हो जाएगा 10%। अब फ्रेंड्स अगर बात करें कि कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो उसके लिए आप क्या करो, इस कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर लो, है ना, कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर लो, क्योंकि फाइनली क्या होता है कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो जो ब्रांच है उसमें करंट फ्लो करना बंद कर देती है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है वो डिपेंड करता है कि ये 4 किलो ओम कितना वोल्टेज होल्ड करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितनी मैक्सिमम करंट इस कैपेसिटर 4 किलो ओम से फ्लो कर सकती है उतना ही वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा, तो देखो फ्रेंड्स ये 10 वोल्ट है, ये 4 किलो ओम है, ये ओपन सर्किट है, तो ये जो 10 वोल्ट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4 किलो ओम में इक्वली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रांच और इस नोड के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है 5 वोल्ट, क्योंकि ये 4 किलो ओम मैक्सिमम 5 वोल्ट लेगा, तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस भी मैक्सिमम 5 वोल्ट वोल्टेज आएगा। तो अगर इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट है तो चार्ज कितना होगा, यानी कि Q0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 5 इंटू 10 यानी कि 50 माइक्रोकूलम। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर लो आप इसको Q0 से, है ना, Q0 से डिवाइड कर दो 10 को, तो कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। इस तरह से फ्रेंड्स हम ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे वोल्टेज की इक्वेशन पूछता कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना जाएगा, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, है ना, ये जो वोल्टेज है मैक्सिमम 5 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन लिखाती VCT इक्वल टू 5, है ना, 5 1 माइनस e टू पावर माइनस t/τ, ये वोल्टेज की इक्वेशन इसमें लिखाती। करंट की इक्वेशन, अगर करंट की बात करेंगे, करंट की इक्वेशन कैसी लिखाएगी, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, है ना, इस चार्ज की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको करंट की इक्वेशन मिल जाएगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।